इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा जेल में रखा जाना अपवाद, बाकी प्रक्रिया अपनी जगह। उधर अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल संवैधानिक पद पर हैं, उनके देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है। कोर्ट चाहे तो जमानत की शर्तें तय कर सकती है। अरविंद केजरीवाल के गवाहों को प्रभावित करने का भी खतरा नहीं है। गौनिका, अतुल और भास्कर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, अब ये जो दलीलें दी जा रही हैं इनमें दम दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूर्व में जितने मामले हैं जिनमें रियायत मिली है, राहत मिली है, उसमें भी कुछ इसी तरीके का मामला था, इसी तरीके की दलीलें थी और कोर्ट ने ये माना। बिल्कुल, देखिए इसी आधार पे आम आदमी पार्टी और उनकी लीगल टीम ये मान के चल रही थी कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि जमानत न मिलना या जमानत मिलना, केस की प्रक्रिया तो चलती रहेगी, लेकिन वो एक अधिकार है किसी भी क्लाइंट का, वो उनको मिलना चाहिए। और इस मामले में भी इस तरह की टिप्पणी करना सीधा सीधा संकेत है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है आज। हालांकि कुछ और वक्त लगेगा, सीबीआई के द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद तय होगा कि कोर्ट क्या तय करता है। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी ये मान रही थी कि आधार पहले से ही इस केस में बन चुका है। अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, 1.5 साल बाद उनको जमानत मिल जाती है और ये कहा जाता है कि जेल जो है एक अपवाद है, प्रक्रिया चलती रहती है, तो ये दूसरे पे भी लागू होता है। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में उनकी एंट्री बहुत बाद में होती है। पूछताछ बेशक उनकी पहले एक बार होती है सीबीआई के द्वारा, लेकिन केस में नाम आना और उनकी अरेस्टिंग ये सब बहुत बाद में होता है। और ऐसे में उनसे पहले जिस मनीष सिसोदिया, जो कि आबकारी नीति जिनके अंडर में बनी है, जो आबकारी मंत्री थे दिल्ली सरकार की, उनको अगर जमानत मिल जाती है, विजय नायर को अगर जमानत मिल जाती है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि साउथ लॉबी पूरा जो है उसको वो मैनेज कर रहे थे, उनको जमानत मिल जाती, तो पार्टी ये मान के चल रही थी कि अब इस केस में ऐसा कुछ नहीं बचा है जिससे अरविंद केजरीवाल को जमानत ना मिल पाए। और अगर पीएमएलए मामले में, ईडी के मामले में जमानत मिल गई है, तो सीबीआई के मामले में आसानी से जमानत मिल जाएगी। और एक तरह से कहें कि पार्टी इस तरह की तैयारी करके बैठी थी कि अरविंद केजरीवाल आज देर शाम आएंगे, उसके बाद आगे क्या होना है, हरियाणा को लेकर जो बैठक चल रही है उसमें आखिरी फैसला करना है, दिल्ली में कैबिनेट की बैठक बुलानी है, 1,000 रुपया महिलाओं को जो देना है उसका प्लान पूरा तैयार है। और ये सब बस इंतजार किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए। आधार पहले से ही तैयार था। एक एक नेता जो भी शराब घोटाले से जुड़े हुए जिस किसी की भी गिरफ्तारी हुई थी, वो सब बाहर आ चुके हैं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल बचे हैं। और कुछ घंटों की बात है, ऐसा पार्टी को लग रहा है कि कुछ घंटों की बात है, अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। जांच और केस ये चलती रहेगी, इसमें ये लंबी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कोई रोकेगा नहीं कि वो अपनी जो राजनीतिक लड़ाई है या ये राजनीतिक यात्रा है उसको वो पूरी करे। हरियाणा और दिल्ली का जो चुनाव है उसमें वो अपना फुल टाइम दे सके, ये संभव हो पाएगा और ये आज से हो जाएगा, ऐसा पार्टी को उम्मीद है बहुत पहले से ही। जी भास्कर, आप रहे हमारे साथ। अतुल, आज जो भी अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दलील दी गई हैं, सर उसे सिलसिलेवार तरीके से बताएं और ऐसी संभावना क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, कहीं भाग कर नहीं जाने वाले हैं, गवाहों को टैंपर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले से ही गवाह सबूत ये सारे रिकॉर्ड में शामिल किए जा चुके हैं। ऐसे में जो ये कह रहे हैं कि जेल एक अपवाद है, बाकी कानूनी प्रक्रिया चलती रहेंगी, आप नियम और शर्तें लगा सकते हैं। देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें दे रहे हैं कि पीएमएलए के मामलों में 3 जगह उनको राहत दी जा चुकी है। और जो पीएमएलए का मामला है, यानी कि जो ईडी ने जिस मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को किया था, उसमें दोहरी शर्तें हैं। इसमें जो निचली अदालत है, राउस एवेन्यू कोर्ट, जो जज थी न्याय बिंदु, उन्होंने जमानत दी थी अरविंद केजरीवाल को। इसके अलावा जब लोकसभा चुनाव थे तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 21 दिनों की अरविंद केजरीवाल को दी थी। और जो ईडी का जो मामला है उसके अंदर भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अंतरिम जमानत दे चुकी है अरविंद केजरीवाल को। तो इन तीनों को जो है वो आधार बनाया
जो अभिषेक मनु सिंघवी है, ये दलीलें कोर्ट के अंदर रखी और उन्होंने कहा कि सीबीआई के मामले में भी उनको अब छूट दी जानी चाहिए, जमानत दी जानी चाहिए। इसको लेकर लगातार दलीलें जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो सीबीआई ने दर्ज की, 2 साल तक कुछ नहीं किया, 8 महीने बाद पूछताछ के लिए बुलाया, उनके जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की गई और इसके बाद ईडी जो है वो 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के अंदर गिरफ्तार करती है। 10 दिन तक उनको रिमांड पर रखा जाता है, उसके बाद उनको जो है वो जेल भेज दिया जाता है। और जो दलीलें दे रहे हैं एश्योरेंस अरेस्ट की, जिसकी बात कर रहे हैं लगातार जो अभिषेक मनु सिंघवी है, वो ये कहते हैं कि किसी तरीके से जेल के अंदर रखा जाए अरविंद केजरीवाल को, वो जेल से बाहर ना आ सके, इसकी लगातार कोशिशें जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से की गई। जब ये एजेंसियों को लगा कि ईडी का मामला, ईडी का वो मामला जिसके अंदर दोहरी शर्तें होती हैं, उसमें जो है जमानत, अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, निचली अदालत ने उनको जमानत दी, उसके बाद सीबीआई इस पूरी पिक्चर में आती है और जेल में उनसे पूछताछ की जाती है और जेल में पूछताछ करने के बाद, तिहाड़ जेल में पूछताछ की जाती है, उसके बाद प्रोडक्शन वारंट उनके लिए जाते हैं और अगले दिन उनको राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर जज के सामने यह बताया जाता है कि हम इस मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि 41A का नोटिस जो है वो सीबीआई ने दिया था, जिससे यह साबित होता है कि सीबीआई जो है वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि 41A के नोटिस के अंदर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसमें गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो ये तमाम दलीलें जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दी जा रही है और जिस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत जो कि इस पूरी बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो बेंच इस पूरी बेल एप्लीकेशन को सुन रही है, जो गिरफ्तारी को चैलेंज किया है अरविंद केजरीवाल को, उसको सुन रही है, उनकी तरफ से एक बड़ा संकेत आया और संकेत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी सुनवाई सुनते हैं, देखते हैं, तो उसके अंदर जो जजेस होते हैं उनके जो संकेत होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले मामले में भी देखा, जब मनीष सिसोदिया था तो उसमें पहले संकेत दिए गए, उसके बाद जब अंतरिम जमानत दी गई थी अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उस समय भी संकेत देने जो है वो जजेस पहले शुरू कर देते। तो ऐसा ही संकेत अब से कुछ देर पहले मिला जब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जेल एक अपवाद है। इससे पहले के कविता, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, इन तीनों मामलों के अंदर जब बेल दी गई तीनों को, तो वहां भी जजेस ने यह कहा था कि जेल एक अपवाद है और बेल एक नियम है। आखिर कब तक हम किसी आरोपी को जेल के अंदर रख सकते हैं? 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी, बाद में अरविंद केजरीवाल उसके बाद जब लगा कि कहीं ना कहीं अब इस मामले के अंदर वो बाहर आ सकते हैं, तब जो सीबीआई है उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब अभिषेक मनु सिंघवी जो दलीलें दे रहे हैं, उसके बाद जो एएसजी है एसवी राजू, वो जब अपनी दलीलें देंगे तो उसमें वो किस तरीके की बातें रखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर यह मीनाक्षी की जो दूसरा जवाब था वो सीबीआई ने आज सुबह दाखिल किया था और यह कहा था कि यह याचिका जो है उसको नहीं सुना जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अभी तक आप देखिए कि अभी तक जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का इंतजार कर रही है कि आज शायद उनको जमानत मिल जाए। अतुल, ये जो सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल किया गया है, ये कितना बड़ा जवाब है और क्या इसको कंसिडर करने के लिए, इसे पढ़ने के लिए और दिन तो नहीं चाहिए, या ये सारी प्रोसीडिंग आज कंप्लीट हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए अभी एक अपडेट आया है कि जो एएसजी राजू हैं उन्होंने ये कहा कि ही शुड बी गिवन सेम टाइम एज ही इज बीइंग गिवन। जैसा जितना टाइम जो अभिषेक मनु सिंघवी को दिया गया है उतना ही समय उन्हें भी दिया जाना चाहिए, ये एएसजी राजू ने कहा है। और सिंघवी ने कहा कि ही विल बी एंड हिज आर्गुमेंट्स एट 12 PM, यानी कि जो अभिषेक मनु सिंघवी है उनका यह कहना है कि वो 12 बजे तक अपनी जो दलीलें हैं उनको कंक्लूड कर लेंगे और उसके बाद जो एएसजी राजू है वो सीबीआई की तरफ से सीबीआई का पक्ष रखेंगे। निश्चित रूप से जो एएसजी राजू जब दलीलें रखेंगे तो उसमें वो कहेंगे कि किस तरीके से ये पूरा घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री की इसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, 100 करोड़ रुपया जो है वो साउथ लॉबी से मिला, ये पैसा गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, चुनाव प्रचार में खर्च हुआ था। तो लेकिन हमने पिछले कई मैटर्स के अंदर देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, वो जो जांच एजेंसियां हैं, जो एजेंसीज हैं, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसको ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। लेकिन नियम क्या है? जेल एक नियम नहीं हो सकता, जेल एक अपवाद है और इसके अलावा बेल एक नियम है। इसको लेकर तमाम दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी ऐसा ही कहा था। तो जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, जो इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसियों ने की है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई थी। तो अब जब एएसजी राजू, क्योंकि 12 बजे तक जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें रखेंगे, उसके बाद जब एएसजी राजू हैं वो जब अपनी दलील रखेंगे तो देखने वाली बात होगी कि सीबीआई की तरफ से क्या पक्ष जो है वो एसजी राजू सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। जी भास्कर, देखिए ये आम आदमी पार्टी के लिए पिछले कुछ महीने
या यूं कहें कि जब से ये पूरा शराब घोटाला मामला शुरू हुआ है बड़ा मुश्किल रहा है। और इसी बीच में लोकसभा चुनाव का हो जाना, इसी प्रक्रिया के तहत अब आप देखिए कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव एकदम सामने खड़ा है। हरियाणा का तो बस तारीखें भी आ चुकी हैं, गठबंधन होगा या नहीं होगा। पार्टी के सीनियर लीडर्स भी ये कह रहे हैं ये तो तय अरविंद केजरीवाल करेंगे। वो तो तय तब करेंगे जब वो बाहर आएंगे, मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे। सारी बातें इस बात पर टिकी है कि आज राहत मिलती है या नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी 11 साल पुरानी पार्टी सबसे बुरे संकट के दौर से गुजर रही थी। इस पूरी प्रक्रिया में शराब घोटाले की जांच जब से शुरू हुई है तब से न सिर्फ उनके शीर्ष नेता जेल गए, बल्कि उसके साथ साथ सीधे सीधे ये आरोप लगा कि काम नहीं हो रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली की जनता परेशान है। जिस दिल्ली की जनता की खुशी वो दूसरे राज्यों में जाके बेचते हैं, कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि दिल्ली में हमने इतना काम किया, उस पे एक तरह से डेंट लग रहा था। और ये सब इसलिए हो रहा था कि उनके दो जो स्टार हैं लीडर, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, दोनों ही जेल में थे। और ऐसे में पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। राजनीतिक फैसला हो या सरकार चलाने का फैसला, जो भी हो आखिरी फैसला अरविंद केजरीवाल का होता है। सरकार के कामकाज में सीधा सीधा इसका असर दिख रहा था, जमीन पे कार्यकर्ताओं में उसका असर दिख रहा था और सड़क पे आम आदमी इससे नाराज हो रहे थे। दूसरी तरफ जो राजनीतिक समीकरण साधने होते हैं उसमें दिक्कत आ रही थी। अब जैसे हरियाणा का चुनाव हो रहा है, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना है या नहीं, बातचीत हो रही है। अरविंद केजरीवाल की अनुमति से ये सब कुछ हो रहा है, नेता जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ भी कांग्रेस कह रही है या मीडिया में प्लांट कर रही है उससे नुकसान हो रहा है आम आदमी पार्टी को। और ये सब इसलिए आम आदमी पार्टी एक तरह से सह रही है कि अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं है। अगर वो बाहर रहते तो इस पे फैसला लेते, आम आदमी पार्टी उसका उत्तर दे पाती। ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है, ये सीधा सीधा नुकसान है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का होना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल का इसलिए होना जरूरी है कि दिल्ली में चाहे बारिश हो, प्रदूषण हो, जो भी समस्याएं आती हैं, अगर उसमें कहीं भी कोई भी नेता अगर फंसता है तो उसको काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं। और वो पिछले 4-5 महीनों से नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ी दिक्कत है आम आदमी पार्टी के सामने। जो सबसे बड़ा क्रेडिबल वॉइस है वो सरकार में भी है और पार्टी में भी है, उसकी कमी खल रही है पार्टी को। उस लिहाज से अरविंद केजरीवाल की जरूरत है आम आदमी पार्टी को। आज स्थिति ऐसी है कि आप कुछ भी काम कर लें, लेकिन नेताओं में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के अभाव में ये संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरत है अरविंद केजरीवाल की। और उम्मीद है आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि आज का वो दिन है जब उनको जमानत मिल जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में जितना वक्त लगा है, जो भी असर हुआ है पार्टी के ऊपर में, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर में, उसको ओवरकम कर सकती है पार्टी। ये भी विश्वास है आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि एक बार अगर अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं तो इसको नेगेट कर पाएंगे। उसमें वो क्षमता है कि वो सब कुछ को नेगेट कर सकते हैं। जी भास्कर, आप रहे हमारे साथ। एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है, साथ ही साथ उनकी जमानत पर भी सुनवाई हो रही है। ये दो मैटर हैं और ये साइमल्टेनियस दोनों ही मुद्दों पर अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो तर्क दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो एक राजनीतिक शख्सियत है, जिम्मेदारी भरे पद पर हैं, वो कहीं भागकर नहीं जाने वाले हैं और इस प्रक्रिया को आगे भी चलाया जा सकता है। उन्हें रिहा किया जाए, उन्हें जमानत दी जाए और जितने भी और इसमें टर्म्स डिक्टेट करने हैं सुप्रीम कोर्ट को, इसमें नियम और शर्तें लागू की जा सकती हैं। लेकिन जेल एक अपवाद है। इस मामले में अब तक जो पुराने जितने, अगर हम ये कहें, आरोपियों को रिहा किया गया है, जिसमें चाहे वो के कविता हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इन सभी को इसी तर्क पर रिहा किया गया था, जमानत दी गई थी। इस खबर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आप लगातार इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रामनगरी अयोध्या में आने वाले भक्तों को अब एक साथ 2 तीर्थ स्थानों के दर्शन करने होंगे। जी हां, या करने को मिलेंगे।
आप ये कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में अयोध्या में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यहां श्रद्धालुओं को रामेश्वरम की शिवलिंग के दर्शन होंगे। अयोध्या के राम सेवकपुरम में बने हुए भव्य शिव मंदिर में आज शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सीएम योगी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह भैया जी जोशी भी मौजूद रहेंगे। और इस वक्त अयोध्या में योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं। क्रम को आगे बढ़ाना, मेरा यह मानना है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने में, पूरा मंदिर बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। यह काम तीव्र गति से चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को रामलला मानना है कि अब अयोध्या धाम पूरी एक नई गति के साथ दुनिया की सबसे आध्यात्मिक और सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होकर के पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का केंद्र बिंदु बनकर के उभरेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं सरदेव भैया जी का, सरदेव अय्या जी का, पूज्य संतों का और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी उपस्थित श्रद्धालुजनों का, महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का यहां पर कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस संकल्पना को और मजबूती देगा। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। दक्षिण भारतीय शैली में ही ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। राम सेवकपुरम में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। ये मंदिर भगवान राम के आराध्य भोलेनाथ का है। अयोध्या के कारसेवकपुरम में बने हुए इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आज तीसरा दिन है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये मंदिर उस कारसेवकपुरम में बना है जिसे राम मंदिर आंदोलन की हृदय स्थली भी कहा जाता है। यहीं सालों तक राम मंदिर की शिलाएं तराशी गई। हजारों कार सेवक यहीं पर रहकर दिन रात राम मंदिर के लिए कार सेवा करते रहे। दक्षिण शैली में बने हुए इस शिव मंदिर का नाम श्री रामनाथ स्वामी मंदिर है। सीएम योगी आदित्यनाथ शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान के यज्ञ में आहुति करेंगे। इसके बाद वे मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराएंगे। मंदिर में 3 दिन से प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये पहला मौका है जब अयोध्या में दक्षिण से शिवलिंग बनवा कर लाया गया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। करीब 2.5-3 फुट के ऊंचे इस शिवलिंग का निर्माण रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर से स्थापित शिवलिंग की तरह ही किया गया है। अब श्रद्धालुओं के साथ ही पर्यटकों के लिए भी ये एक दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाने लगा है। यहाँ पर एंट्री लेते ही दाईं ओर राम मंदिर को भेंट की गई विशाल आकार के धनुष बाण के साथ ही गदा और शिवलिंग, इसके अलावा कर्नाटक, राजस्थान, नेपाल जैसी जगहों से रामलला की जो प्रतिमा बनाने के लिए शिलाएं लाई गई उनका भी संग्रह है। वहीं पीछे की ओर रामकथा कुंज का एक हॉल है जिसमें रामकथा के प्रसंग की मूर्तियों से पूरा का पूरा एक दृश्य तैयार किया गया है। तमिलनाडु के कोयम्बतूर के एक साधक अय्या जी, वो शिवजी के भक्त हैं। उन्होंने अयोध्या जी में इस रामसेवकपुरम में अपने द्वारा एक मंदिर बनवाया। शिवलिंग है, नीचे शिखरारोहण है, उसके साथ साथ यज्ञ वगैरह हो रहा है, हवन वगैरह हो रहा है। हवन की पूर्णाहुति करेंगे, ऊपर शिखर में जाकर के शिखर का पूजा करेंगे, झंडा लगाएंगे। उसके बाद रुद्र भगवान कहने शिव जी का लिंग है, इसके ऊपर जलाभिषेक और पूजा करेंगे। उसके बाद सभा होगी।
दक्षिण और उत्तर भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले इस भव्य मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वेद विद्यालय और अध्यापकों के साथ वेद पाठी छात्र को भी पुरस्कृत करेंगे। भारत के सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय को 7 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। राम मंदिर के लिए आंदोलन की अलख जगाने वाले अशोक सिंघल की जन्म जयंती भी आज ही है। इस मौके पर ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। सिंघल जी की याद में शुरू किया गया है। ये 2015 के बाद डिसाइड हुआ था उनके मरण उपरांत, और ये इस श्रृंखला का 8वां पुरस्कार है जो इससे पहले दिल्ली में आयोजक हुआ है। इस बार ये हमको मौका मिला हमारे भाग्यवर्ष कि हमको कारसेवपुरम में प्रोग्राम कर रहे हैं। वेदों में हम हर साल एक बच्चे को पुरस्कार देते हैं। जो श्रेष्ठ बच्चा होता है वेदों की पढ़ाई में, उसको 3 लाख का पुरस्कार मिलता है, और उसी श्रृंखला में जो श्रेष्ठ अध्यापक होता है उसको 5 लाख का प्राइज, और श्रेष्ठ स्कूल को 7 लाख का प्राइज। अब हरियाणा चुनाव की बात, जहां आज से नॉमिनेशन काउंटर ओपन हो चुके हैं। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 8 को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। 67 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर बीजेपी ने कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की है। कांग्रेस ने अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। 25 नए चेहरे, सीएम की सीट को बदलकर बीजेपी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। बीजेपी ने 2 मंत्री, 9 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है। बबीता फोगाट को दादरी सीट से टिकट नहीं मिला है, तो वहीं कांग्रेस विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर दांव लगाना चाहती है। पिछली सरकार में निर्णायक रोल अदा करने वाले दुष्यंत चौटाला आज नॉमिनेशन भरने वाले हैं। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी कर दी है, और लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में बगावत भी शुरू हो गई है। बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। लक्ष्मण नापा रतिया सीट से विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काटकर पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को कैंडिडेट बनाया। टिकट कटने से नाराज दुग्गल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने भी इस्तीफा दे दिया। कंबोज इंद्री सीट से टिकट की कटने की वजह से नाराज है। हरियाणा बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर शिवराण ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सुखविंदर शिवराण बवानी खेड़ा सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं। वे इस बार भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसी तरह हरियाणा हिसार के रहने वाले शमशेर गिल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है। शमशेर गिल उकलाना सीट से टिकट के दावेदार थे, लेकिन इस बार पार्टी ने यहां से जेजेपी से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री अनूप धानक को टिकट दे दिया है, और इसी बात से नाराज होकर शमशेर गिल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।